Welcome to our channel Learn with NISHMAN. Dear students, I am here with another topic, that is section 21 and section 22. This is from Negotiable Instruments Act 1881. We are already doing this topic and it's very important. Last session में हमने discuss किया था about sans course or you can say within recourse. यही टॉपिक हमने डिस्कस किए थे जिसमें मैंने आपको थ्योरी ऑफ नेगोशिएशन बैक भी बताई थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स. दिस इज गिवन इन सेक्शन 52 एंड द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट वॉच्ड दैट सेशन, ऑन द टॉप यू कैन सी द लिंक, गो एंड वॉच दिस आउट. आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इससे कंप्लीटली डिफरेंट है. सेक्शन 21 और 22 आपको कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में इलेबोरेटली समझाते हैं कि अगर आपको किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये वर्ड लिखे मिलते हैं या कहीं देखने को मिलते हैं तो इन वर्ड्स का क्या मतलब है. ये वर्ड्स अगर कहीं आपने पढ़े हैं और किसी पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, चेक में, बिल में या नोट में, चेक में तो ये नहीं होते, दिस बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रो नोट में ये वर्ड्स हैं, तो आप इनसे क्या इंटरप्रेट करेंगे, इनका क्या मीनिंग होगा. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए मैंने ये सेशन सेपरेट किया है ताकि आपको इन वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो. अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ रहे हैं, इसके आप स्टूडेंट हैं, तो आपको वो हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए. यू कैन नॉट मिस फ्रॉम पिन टू पेन एनी वर्ड. यू शुड नो मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड. सो सेक्शन 21 डियर स्टूडेंट्स बात करता है अगर आपको एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट या फिर आफ्टर साइट, ये तीन वर्ड कहीं पर भी लिखे मिलते हैं, इनका क्या मीनिंग होगा ये हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्शन 22 जिसमें बात होगी कि मैच्योरिटी या फिर डेज ऑफ ग्रेस क्या होते हैं. मैच्योरिटी के बारे में मैं बताऊंगी एंड देन आई विल टेल यू अबाउट डेज ऑफ ग्रेस. सो लेट्स बिगिन दिस सेशन. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 21 को हम डिस्कस करेंगे. इफ इन अ प्रोमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज, देखिए ये सिर्फ दो हैं, चेक में ये वर्ड्स नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा. अगर आपके किसी एग्जाम में, जुडिशरी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सेपरेटली आप अलग से कह सकते हो चेक इज नॉट इन दीज वर्ड्स, ये दीज वर्ड्स आर नॉट अवेलेबल इन चेक. सो in a promissory note or a bill of exchange, if the expression at sight लिखा हो या फिर on presentment लिखा हो, इन दोनों ही वर्ड्स का मतलब होता है on demand. राइट, ऑन डिमांड मतलब पेमेंट जो होगी वो ऑन डिमांड है. एट साइट मतलब जब भी नेक्स्ट पर्सन आपसे पेमेंट का पेमेंट मांगेगा या उसकी तरफ से डिमांड आएगी कि आई वांट माय मनी बैक, यू हैव टू पे एट दैट टाइम ओनली. So this is at sight and on presentment. Next is if the expression after sight is there. तो इसका मीनिंग क्या होगा? It means इन अ प्रोमिसरी नोट, अगर प्रोमिसरी नोट है तो आफ्टर साइट का मतलब है आफ्टर प्रेजेंटमेंट फॉर द साइट, मतलब आपको अपना नोट दिखाना होगा उस फर्स्ट पर्सन को. देखिए प्रोमिसरी नोट का एक बार मैं आपको कंसेप्ट बता दूं. ए पर्सन है, उसने क्रेडिट पर सेल करी बी को, तो उसने बी को कहा भैया मुझे कोई प्रूफ लिख के दे ताकि कल मैं ये तुझसे पैसा भी तो मांगू तो कह दे मैंने तो कुछ आपसे सामान ही नहीं लिया था उधार पे. तो बी एक प्रो नोट बना कर देगा और प्रो नोट वो ए के पास होगा, उसमें बी ने साइन कर रखे होंगे और जब भी ए को पैसा मांगना होगा वो बी को अपना नोट दिखाएगा, ये लो तुम्हारी ही राइटिंग में है, तुमने लिख के दिया था, पैसे दो मुझे वापस. तो यहाँ पर बात ये आफ्टर साइट की ही हो रही है. जब ए प्रेजेंट करेगा बी को वो प्रो नोट तो तब बी को पैसा देना है. राइट, सो बोथ द थिंग्स आर क्लियर. एंड इफ वी सी दिस आफ्टर साइट मीनिंग फ्रॉम द बिल ऑफ एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज होगा और उसमें आफ्टर साइट है तो उसका मतलब क्या है? आफ्टर एक्सेप्टेंस और नोटिंग फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. या तो अगले पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया हो उसके बाद, या फिर अगर वो नॉन एक्सेप्ट कर रहा हो कि नहीं मैंने आपसे कोई उधार पे सामान नहीं ले रखा और मैं आपके बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन नहीं करूंगा, तो इसका मतलब वो नॉन एक्सेप्ट कर रहा है, नोटिंग करवानी पड़ेगी आपको, और प्रोटेस्ट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. तो इन तीनों चीज़ों के बाद आफ्टर साइट का मतलब ये होता है. राइट डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टीज के बीच में होता है. एक पर्सन दूसरे पर्सन को कंसीडरेशन देता है और दूसरे पर्सन को उस प्रीवियस एक्ट के लिए कंसीडरेशन पे करनी है. या तो प्रो नोट लिख के देगा या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने आपको क्या बताया था, ए अपनी तरफ से एक बिल ड्रॉ करेगा और बी के साइन लेगा कि इसको एक्सेप्ट करके दे ताकि मैं मानूं कि तूने अपनी एसेंट दे दी है, तूने मेरे से क्रेडिट पर सामान खरीद रखा है.
तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एंड व्हेन द मनी इज टू बी गिवन, जब पैसा इसमें दिया जाता है या रिसीव होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। पार्टीज की क्या इंटेंशन थी, क्या उन्होंने ये देखा था कि ऑन डिमांड देना है या फिर आफ्टर साइट मतलब प्रेजेंटमेंट के बाद देना है, क्या देना है। सो देयर कैन बी अ टर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ऑलरेडी सारी बातें लिखी होंगी कि कैसे देना है पैसा, प्रेजेंटमेंट पर देना है या फिर ऑन डिमांड देना है, रिगार्डिंग दैट। एंड पेमेंट में भी इमीडिएट भी हो सकती है और एट द टाइम डिमांड, या फिर कभी लेटर भी हो सकती है, लेटर ऑन। तो ये सब बातें ऑलरेडी वहाँ मेंशन होगी। अगर ये मेंशन नहीं होती है तो हम एज्यूम करके चलते हैं इट इज़ ऑन डिमांड। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर पेपर में ये बात आती है कि अगर इफ नथिंग इज रिटन देन व्हाट वी प्रिज्यूम द पेमेंट इज ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट। राइट, नाउ नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको भी समझिएगा। एट साइट या फिर ऑन प्रेजेंटमेंट, जो ये वर्ड है, दिस मीन्स ऑन डिमांड। ये पता लग गया आपको, ये ऑन डिमांड है। एंड व्हेन द चेक इज पेएबल ऑन डिमांड, जब हम चेक को ऑन डिमांड पे करते हैं और अगर वो रिजेक्ट हो जाता है, इफ इट इज रिजेक्टेड बाय द ड्रॉई, ड्रॉई कौन है यहाँ पर, बैंक। राइट, बैंक ने वो चेक रिजेक्ट कर दिया कि ये चेक आपका नहीं माना जाता, तो द लिमिटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स राइटिंग। जब से वो चेक दिया गया था, सपोज ए था, ए ने क्रेडिट पर सेल करी बी को, बी ने एक चेक लिख के दिया है 1 को, और ए जाता है बैंक, बी के बैंक में, एसबीआई में। कब जाता है, सपोज करो 15 जैन को जाता है, एसबीआई कहता है कि आपका ये चेक रिजेक्ट होता है, इससे कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। तो लिमिटेशन पीरियड आप लेटर ऑन समझेंगे कि जब ए बी पर केस फाइल करे, कितना उसके पास टाइम होना चाहिए, कितने टाइम के अंदर अंदर उसको वो पेमेंट एक्शन लेना है। तो एक्शन की डेट स्टार्ट हो जाएगी 1 जनवरी से, द डे व्हेन द दिस चेक वॉज रॉट डाउन। ओके, सो 1 जनवरी, यहाँ पर ये बात क्लियरली लिखिए, इसको समझिएगा। द लिमिटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स राइटिंग, मतलब अगर सपोज करो ए को 6 महीने के अंदर अंदर एक्शन लेना है, तो उसको 1 जनवरी से कब तक लेना पड़ेगा, 1 जुलाई तक। आई थिंक ऐसा ही होगा, 6 months यू कैन काउंट। चेक इज आउट ऑफ द रूल अंडर सेक्शन 21 सेक्शन में मैंने आपको क्लियरली बताया, हम जो ये सेक्शन कर रहे हैं दिस इज 21, ये जो कंप्लीटली डिस्कस किया, और इसमें चेक नहीं आता है। इसमें 2 ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, प्रोनोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक में ये कोई वर्ड नहीं होता है, एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट। अंडरस्टूड? सो सेक्शन 21 से ये बाहर है, इसको बार बार ध्यान में रख लीजिएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है, हाउएवर व्हेन देयर इज नो इंडिकेशन इन द इंस्ट्रूमेंट रिगार्डिंग द डेट, अगर कोई भी डेट मेंशन्ड नहीं है इंस्ट्रूमेंट में, तो हम क्या प्रिज्यूम करके चलते हैं, इट इज ऑन डिमांड। यही मैंने आपको बताया था, हमारी प्रिजम्पशन रहती है कि ये ऑन डिमांड हो रहेगा। बट देयर इज अ डिस्टिंक्शन इन कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। दोनों ही, प्रोनोट में भी, प्रोनोट की बात हो रही हो या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज की, दोनों में लिमिटेशन पीरियड कब से कैलकुलेट करना है वो दोनों का डिफरेंट है। चेक में तो मैंने आपको बता दिया जिस दिन राइट किया जाता है। प्रोनोट में क्या होता है, इन केस ऑफ प्रोनोट, प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, द डेट ऑफ साइट और प्रेजेंटमेंट विल बी द ड्यू डेट। डेट ऑफ साइट होगी या फिर प्रेजेंटमेंट, जिस दिन बिल प्रेजेंट किया गया, या प्रोनोट में डेट ऑफ साइट, ये दोनों की अलग अलग हैं, ये इनकी डेट मानी जाएंगी। राइट स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी हैव वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा सेक्शन 22 में आता है। ये दोनों ही बातें सेक्शन 22 से रिलेटेड, 21 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ 22 का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज मेच्योरिटी। मेच्योरिटी क्या होती है, तो हम मेच्योरिटी में डियर स्टूडेंट इंक्लूड करते हैं दैट द मेच्योरिटी ऑफ अ प्रोमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डेट एट विच इट फॉल्स ड्यू। मतलब जब इसकी डेट आ चुकी है पैसा लेने की, या इससे मतलब प्रोनोट में जो टाइम लिखा गया था आफ्टर 3 months पैसा देगा, सपोज कि 1 जनवरी को प्रोनोट लिखा और बी ने एश्योरेंस दिए को कि आफ्टर 3 months आई विल पे
योर मनी। तो 3 मंथ्स कब हो गए? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से मेच्योरिटी पीरियड स्टार्ट हो गया, ये मेच्योरिटी डेट आ गई है। सो मेच्योरिटी ऑफ प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डेट, वो डेट होती है जिस दिन पैसा मिलना है, फॉल्स ड्यू। 1 अप्रैल विल बी मेच्योरिटी डेट। ऑल राइट, अब जब हमने डिस्टिंक्शन करे थे डियर स्टूडेंट्स बिटवीन प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल ऑफ एक्सचेंज चेक, तो वहां पर मैंने आपको बताया था डेज ऑफ ग्रेस के बारे में, कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डेज ऑफ ग्रेस होता है, एक में नहीं होता। और वो डेज ऑफ ग्रेस क्या होते हैं वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेज ऑफ ग्रेस का मतलब है it means that every promissory note or bill of exchange which is not expressed to be payable on demand, मतलब प्रोनोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के ही कंसेप्ट से हम ये सब पढ़ रहे हैं। 22 में क्या बोला गया है कि कोई भी प्रोनोट हो या फिर प्रोमिसरी नोट को हम प्रोनोट कहते हैं, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज हो, अगर दोनों ही ऑन डिमांड नहीं है, विच इज नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल ऑन डिमांड, वहां पर क्या होगा? एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट इज एट मेच्योरिटी ऑन द 3rd डे आफ्टर द डे ऑन विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल। इसमें क्या बोला गया है डियर स्टूडेंट्स, दैट कि जब भी कोई भी प्रोनोट या बिल ऑफ एक्सचेंज का टाइम आता है पे करने का, और अगर वो ऑन डिमांड नहीं है, ऑन डिमांड का मतलब कि एट द टाइम जब अदर पर्सन डिमांड करेगा तभी की तभी आपको इमीडिएटली पे करना है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। और उसमें जैसे मैंने अभी बताया 3 मंथ्स के बाद मैं आपकी पेमेंट दूंगा, तो यहाँ पर कोई डिमांड नहीं है, अगले पर्सन ने टाइम पीरियड दिया है। तो जो ये 1 अप्रैल डे होता है, इसमें मेच्योरिटी ऐड हो जाती है 3 डेज और एक्स्ट्रा की। तो 3 डेज प्लस हो गए 1 अप्रैल से 3 डेज, मतलब 4 अप्रैल विल बी कंसीडर्ड एज अ मेच्योरिटी डेट। और ये कब होती है? जब इट्स नॉट ऑन डिमांड, ये ध्यान में रखिएगा। ऑन डिमांड तो वही डे फॉल होगा जिस दिन डिमांड आ गई, पर मेच्योरिटी में हम 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं इफ इट इज नॉट ऑन डिमांड। सो प्रेजेंटमेंट इज एट मेच्योरिटी ऑन द 3rd डे आफ्टर द डे ऑन विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल। जब बोला गया था जिस दिन पे करने का, उसमें 3 डेज और हम ऐड कर देते हैं और उनको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। Right? So with this dear students, we have completed our section 21 and 22 of Negotiable Instrument Act, and I hope आपको दोनों ही sections बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। ये बहुत important topic चल रहा है, and dear students, don't skip any class of Negotiable Instrument Act. This act is really important. It is really worthy from your any kind of exam, judicial exam ले लीजिए, CLAT का ले लीजिए आप, या फिर आप अपने कोर्स स्टडीज के एग्जाम ले लीजिए, right? So with this, keep watching, keep sharing. If you have any kind of doubt, you can mail us on learnwithnishman@gmail.com. Till then, keep watching. Thank you.